हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। मैराथन जो क्लास ली गई हैं पिछली दो। चलिए यहाँ से शुरू करना है। यहाँ तक हो गया था। प्रश्न है, अंतर क्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है या तर्क है? ऑप्शंस देख लेते हैं। स्मॉल, हॉट एंड रेस, मेरिल एंड एल्ड्रिस, बोटोमोर यहाँ पर दिए गए हैं। अंतर क्रिया में संलग्न व्यक्तियों का जो संगठित संग्रह है उसे समूह इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? सही यहाँ क्या होगा? समूह हम किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं? तो व्यक्तियों का संग्रह जिनके बीच में पारस्परिक संबंध पाया जाता हो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे, समूह कहेंगे। यहाँ पर हॉट एंड रेस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतर क्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह कहलाता है, यह कहना हॉट एंड रेस का है। मेरिल एंड एल्ड्रिस की बात की जाए तो इन्होंने कहा कि जो सामाजिक समूह है इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ये एक समूह होता है जिनके बीच में लंबे समय से संचार होता रहा है। ठीक है, सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिनके बीच में सदस्यों के बीच में एक लंबे समय से कम्युनिकेशन संचार होता रहा है। बोटोमोर ने सामाजिक व्यक्तियों का जो संकलन है उनके बीच में दो तत्व पाए। उन तत्वों के आधार पर इन्होंने सामाजिक समूह को परिभाषित किया। दो तत्व कौन से हैं? एक तो विभिन्न व्यक्तियों के बीच में निश्चित संबंध है। ठीक है, दो तत्व कौन से हैं? पहला क्या है? व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध। ठीक है, व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध एक ये है। दूसरा हो जाएगा व्यक्ति समूह प्लस समूह के जो प्रतीक हैं, प्रतीकों के प्रति सचेत हो। इन दो तत्वों के आधार पर सामाजिक समूह को परिभाषित किया है बोटोमोर ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, सामाजिक पद विशेष रूप से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को कहते हैं। ऑप्शंस में भूमिका, परिस्थिति, प्रतिष्ठा, शक्ति दी गए हैं। सामाजिक पद विशेष से जुड़े हुए विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को इनमें से क्या कहा जाएगा? भूमिका, परिस्थिति, प्रतिष्ठा, शक्ति। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर भूमिका हो जाएगा, रोल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए परिस्थिति और भूमिका की, किसने की थी? रॉल्फ लिंटन ने। किसने की थी? रॉल्फ लिंटन ने की थी सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका की बात। किस पुस्तक में की थी? बुक का नाम क्या है? द स्टडी ऑफ मैन में। द स्टडी ऑफ मैन में इस पुस्तक में रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले स्टेटस एंड रोल की बात की थी। अगर हम बात करें, और ये पुस्तक कब आती है? 1936 में आती है, इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रोल की बात करें, भूमिका, तो भूमिका क्या होती है? व्यक्ति किसी परिस्थिति से संबंधित, कोई व्यक्ति है वह अपने किसी परिस्थिति से संबंधित जो भी ड्यूटीज को करता है, कर्तव्यों को करता है, कार्यों को करता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? रोल कहते हैं, भूमिका कहते हैं। किम्बॉल यंग क्या कहते हैं कि व्यक्ति जो कार्य करता है या करवाता है किसी से, उसको हम रोल कहते हैं। इस तरीके से किम्बॉल यंग ने भूमिका को परिभाषित किया है कि व्यक्ति जो कार्य करता है या दूसरों से करवाता है उसे हम भूमिका कहेंगे। इस तरीके से भूमिका को किम्बॉल यंग ने परिभाषित किया है। विशेषताओं की बात की जाए तो भूमिकाएं परिस्थिति में ही निहित होती हैं। परिस्थिति से अलग करके अगर हम भूमिका की बात करें तो हम भूमिका की बात नहीं कर सकते हैं। और भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न है भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है, आइए देख लेते हैं। भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ये है। इसके अलावा भूमिका स्थिर है। भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। राइट आंसर, भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है और भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। विकल्प में पुनः समाजीकरण दिया गया है, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण और समझ का आदान प्रदान दिया गया है। इनमें से क्या हो जाएगा? वह प्रक्रिया इनमें से क्या कहलाएगी जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मा का बोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें कि उस व्यक्ति का जन्म हुआ है या जो शिशु है उसका जिस समाज में जन्म हुआ हो। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम समाजीकरण कहेंगे, सोशलाइजेशन कहेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है जिसका कि फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप में से जितने भी लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वे सभी चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इससे संबंधित भी क्लासेस हो चुकी हैं। बात की जाए समाजीकरण की, सबसे पहले किसने बात की थी? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी, GH मीड, ठीक है। GH मीड ने सबसे पहले जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सबसे पहले सोशलाइजेशन समाजीकरण की बात की थी। अगर हम बात करें इसकी यानी कि समाजीकरण से संबंधित कुछ विशेषताओं की, तो सबसे पहले क्या हो जाएगी कि यह एक सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा कि यह एक सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो और दूसरा क्या हो जाएगा, चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो यह व्यक्ति के पूरे जीवन प्रयत्न चलती है। तीसरा क्या हो जाएगा, ये एक गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा निरंतरता इसमें देखने को मिलती है। प्रारंभिक इसकी अवस्था जो मानी जाती है वो कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था क्या है? बाल्यावस्था आप याद रखेंगे। और इसके अलावा महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है, समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो क्या हो जाएगी? बाल्यावस्था से किशोरावस्था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बाल्यावस्था से किशोरावस्था हो जाएगी, ये इसकी महत्वपूर्ण अवस्था हो जाएगी। और बालक या व्यक्ति जिस समाज का सदस्य है उस समाज के ही मानक मूल्यों को आत्मसात करने की जो प्रक्रिया है वो ही समाजीकरण कहलाती है। जितनी भी विशेषताएं आपको बताई गई हैं इन विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो सीखने की प्रक्रिया है, इससे पूछा जाता है। प्रारंभिक अवस्था पूछ लिया जाता है और महत्वपूर्ण अवस्था क्या है ये भी पूछ ली जाती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजातीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? AC हटन, BC गुहा, DN मजूमदार, सर हर्बर्ट रिजले। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या हो जाएगा? भारत में सबसे पहले इनमें से किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजातीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर सर हर्बर्ट रिजले होगा, सर हर्बर्ट रिजले। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो पुस्तक है सर हर्बर्ट रिजले की वो कौन सी है? पीपल ऑफ इंडिया है, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया है सर हर्बर्ट रिजले की। और सर हर्बर्ट रिजले ने
भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटा था। ठीक है, भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटा था। 3 मूल प्रजाति बताई गई थी इनके द्वारा, 3 मूल प्रजातियां हैं। ठीक है, 3 जो मूल प्रजाति है वो कौन सी हो जाएगी? पहली हो जाएगी द्रविड़, ठीक है, दूसरी हो जाएगी मंगोल और तीसरी हो जाएगी इंडो आयरन। ये 3 मूल प्रजाति हैं और 4 जो मिश्रित प्रजाति हैं वो कौन सी हो जाएंगी? मंगोल द्रविड़, सीथो द्रविड़, ठीक है, आर्य द्रविड़, इसके अलावा तुर्की ईरानी। ये चार मिश्रित प्रजाति हो जाएंगी। भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में वर्गीकृत किया था हर्बर्ट रिजले ने। 3 मूल प्रजाति हैं द्रविड़, मंगोल, इंडो आयरन। 4 मिश्रित प्रजाति हैं मंगोल द्रविड़, सीथो द्रविड़, आर्य द्रविड़ और तुर्की ईरानी। ठीक है, और इसके अलावा जो बीसी गुहा है, याद रखेंगे आप, बीसी गुहा ने भारत की जो मूल प्रजाति बताई, भारत की जो मूल प्रजाति बताई है वो किसे बताई है? निग्रिटो को। ठीक है, निग्रिटो को बताया है भारत की मूल प्रजाति। इसके अलावा जो डीएन मजूमदार हैं, ठीक है, मजूमदार ने भारत की मूल प्रजाति किसे बताया है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, या इंडो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलाइड। मजूमदार ने भारत की मूल प्रजाति है उसे इंडो ऑस्ट्रेलाइड या प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड बताया है। ये आप याद रखेंगे, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। बीसी गुहा ने निग्रिटो को बताया भारत की मूल प्रजाति, मजूमदार ने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या इंडो ऑस्ट्रेलाइड को बताया है। और इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे, जो हट्टन है, हट्टन ने भी भारत की जो मूल प्रजाति है वो निग्रिटो को बताया है। ठीक है, निग्रिटो को हट्टन ने भी मूल प्रजाति माना और बीसी गुहा ने भी माना, लेकिन डीएन मजूमदार ने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या इंडो ऑस्ट्रेलाइड को माना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है? सीमेल, पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संघर्ष समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, ये किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, संघर्ष कैसी प्रक्रिया है? यह एक असहयोगी प्रक्रिया है। ठीक है, असहयोगी प्रक्रिया है। इसके अलावा चेतन प्रक्रिया है, याद रखेंगे, चेतन प्रक्रिया है, वैतिक प्रक्रिया है। ठीक है, चेतन प्रक्रिया हो जाएगी, असहयोगी और वैतिक प्रक्रिया हो जाएगी। और इसके अलावा अनिरंतर, निरंतर तो समाज में देखने को नहीं मिलता संघर्ष। ठीक है, अनिरंतर प्रक्रिया हो जाएगी। और सार्वभौमिक, हमें हर जगह देखने को ये मिलेगा।
संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। तो असहयोगी प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है, वैतिक प्रक्रिया है, अनिरंतर प्रक्रिया है और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मैकेवर क्या कहते हैं, सामाजिक संघर्ष में उन सभी क्रियाओं को शामिल कर लेते हैं जिसमें मनुष्य किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के विरुद्ध विद्रोह करता है या वह लड़ाई करता है, तो उसे उन्होंने सोशल कॉन्फ्लिक्ट कहा है। मैकेवर एंड पेज ने, याद रखेंगे, मैकेवर एंड पेज ने संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष यहां पर मैकेवर ने बताया है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और एक किंग्सले डेविस का इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इस तरीके से आता है कि जहां प्रतियोगियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है वहां पर संघर्ष शुरू हो जाता है। ये किसका कहना है, किंग्सले डेविस का कहना है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जहां प्रतियोगियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हट करके प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है वहां संघर्ष शुरू हो जाता है, ये कहना किंग्सले डेविस का है। नेक्स्ट है, अ ट्राइब इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन है, घुरिये, वेरियर एल्विन, गुहा, मजूमदार। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अ ट्राइब इन ट्रांजिशन किसकी हो जाएगी, ये पुस्तक किसकी हो जाएगी, मजूमदार की, मजूमदार की हो जाएगी। इन्होंने हो जनजाति पर अध्ययन किया था। ठीक है, हो जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है, मजूमदार का रहा है। इसके अलावा मुहाना जो गांव है उस पर भी इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, इनकी जो बुक है एक कास्ट एंड कम्युनिकेशन, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। ठीक है, ये एक इसकी इनकी पुस्तक है। फिर इसके अलावा एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। ठीक है, ये किसकी है, डी.एन. मजूमदार की ये बुक्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है। क्लोवॉट, हॉटमैन, गोरे, कपारिया, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के रूप में समझा जा सकता है, यह तर्क इनमें से किसका है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, हॉटमैन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। और परिवार से संबंधित एक कथन है जो कि डेविड ग्राम कूपर का है। कूपर की जो बुक है, पहले तो आप याद रखें, जो कूपर की एक पुस्तक है द डेथ ऑफ द फैमिली। ठीक है, द डेथ ऑफ द फैमिली, ये डेविड ग्राम कूपर की पुस्तक है। और इन्होंने परिवार को क्या कहा, निरर्थक संस्था। परिवार एक निरर्थक संस्था है, ये किसका कहना है, कूपर का कहना है। ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, ये आप याद रखेंगे। और इन्होंने क्या कहा था, जो शोषणकारी परिवार होता है, ठीक है, शोषणकारी परिवार, शोषणकारी समाज की स्थापना करता है। ये किसका कहना है, डेविड ग्राम कूपर का कहना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि शोषणकारी जो परिवार है ये एक शोषणकारी समाज की स्थापना करता है, किसका कहना है, डेविड ग्राम कूपर का कहना है। इसके अलावा आर.डी. लेक है। ठीक है, आर.डी. लेक का भी कहना था कि जो परिवार है वो विध्वंसक एवं शोषणकारी संस्था है। ठीक है, परिवार एक विध्वंसक, ये किसका है, आर.डी. लेक, आर.डी. लेक है। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। और इनका क्या कहना था कि
परिवार विध्वंसक व शोषणकारी संस्था है। ठीक है, परिवार विध्वंसक एवं शोषणकारी संस्था है, यह किसका कहना है? आर.डी. लेक का कहना है। द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली, ये किसकी है? आर.डी. लेक की है। द डेथ ऑफ द फैमिली डेविड ग्राम कूपर की है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, टॉलकेट पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ये पुस्तक किसकी है? योगेश अटल की है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइए। देखिए, राइट आंसर डीपी मुखर्जी हैं, डुचेटी प्रसाद मुखर्जी हैं। इनकी जो बुक्स हैं, जैसे कि एक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी, ठीक है, एक क्या हो जाएगी? बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी डाइवर्सिटीज़, और तीसरी हो जाएगी मॉडर्न इंडियन कल्चर। ठीक है, मॉडर्न इंडियन कल्चर ये हो जाएगी इनकी पुस्तक, डीपी मुखर्जी की हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? ऑप्शंस देख लेते हैं। गिलेन एंड गिलेन, ऑकबर्न, समनर, किंग्सले डेविस। इनमें से किसका कहना है कि जो सभ्यता है वह संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है? गिलेन एंड गिलेन, ऑकबर्न, समनर, किंग्सले डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है, ये कहना गिलेन एंड गिलेन का है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कल्चरल सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है। कल्चरल सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है, और इस पुस्तक में इन्होंने संस्था के बारे में कहा था कि जो संस्था है वो सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ये किसका कहना है? गिलेन एंड गिलेन का कहना है। और संस्था संस्कृति की वाहक होती है, ये भी इनका ही कहना है। संस्था संस्कृति की वाहक होती है, संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ये कहना गिलेन एंड गिलेन का है। इनकी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रश्न है, मानव और संस्कृति के लेखक हैं? एस.सी. दुबे, एस. राधाकृष्णन, पी.वी. काने, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मानव और संस्कृति के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे हो जाएंगे, श्यामा चरण दुबे हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो क्या है? द कमार है, एक पुस्तक का नाम द कमार है। इसके अलावा एन इंडियन एक सेकेंड, एन इंडियन विलेज। फिर इसके अलावा है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। ठीक है, ये है। इंडियन सोसाइटी भी है इनकी, इंडियन सोसाइटीज। द कमार हो जाएगी, कमार जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया था। एन इंडियन विलेज है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस है, और इंडियन सोसाइटीज है। ये सारी पुस्तकें किसकी बताई गई हैं? एस.सी. दुबे की बताई गई हैं।
प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है? गिलिन एंड गिलिन, ग्रीन, मैकेवर, जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति सभ्यता का वाहक है, ये किसका कहना है? मैकेवर का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। संस्कृति सभ्यता का वाहक होती है, यह मैकेवर का कहना है। और मैकेवर ने संस्कृति को जब परिभाषित किया था तो उसमें वे अभौतिक पक्षों को शामिल करते हैं। अभौतिक पक्षों के आधार पर ये संस्कृति को डिफाइन करते हैं और कहते हैं संस्कृति हमारी आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। संस्कृति है क्या? एक सीखा हुआ व्यवहार है और ये मानव द्वारा निर्मित होती है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? हस्तांतरित होती रहती है और ये हमारी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, मानव द्वारा यह निर्मित होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी यह हस्तांतरित होती रहती है और यह मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसका तर्क है कि संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है? रेडफील्ड, लिंटन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, या किसका कहना है? रेडफील्ड, लिंटन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर मेलानोव्स्की हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेलानोव्स्की के बारे में, तो इन्होंने मानवीय आवश्यकता का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। 3 तरह की जो है इन्होंने आवश्यकताएं बताई थी। एक तो है प्राथमिक आवश्यकता, ठीक है, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था? संस्कृति को। ठीक है, इन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन क्या है? संस्कृति है। और इस संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने ही किया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और ये संस्कृति को कहते हैं कि संस्कृति मानव की कृति या साधन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। याद रखेंगे, मानव की कृति या जो साधन है वो संस्कृति है, जिसके माध्यम, जिसके जरिए व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इस तरीके से संस्कृति को किसने परिभाषित किया है? मेलानोव्स्की ने किया है। लिंटन क्या कहते हैं? जो रॉल्फ लिंटन है वो संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं? ये समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। संस्कृति को जीवन विधि बताते हैं, समाज के सदस्यों की ये जीवन विधि है, ये कहते हैं। और रॉबर्ट रेडफील्ड क्या कहते हैं? जीवन शैली कहते हैं। संस्कृति को कहते हैं समाज के सदस्यों की यह जीवन शैली है। ठीक है, स्टाइल ऑफ लाइफ है, ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। नेक्स्ट है, पर संस्कृति ग्रहण की निम्न विशेषताओं पर विचार करें। आइए देखते हैं। पर संस्कृति ग्रहण एक तरफा प्रक्रिया है। पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, बल्कि वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर सही क्या है पर संस्कृति ग्रहण से संबंधित? तो ये स्वेच्छा या दबाव दोनों ही तरीके से हो सकता है। दूसरा कि जो पर संस्कृति ग्रहण है इसमें संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, बल्कि वे अपनी विशेषताएं बनाए रखते हैं। और साथ ही पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की प्रक्रिया है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। और आपको याद रखना है हर्शकोविट्स, ठीक है, हर्शकोविट्स ने पर संस्कृति ग्रहण के स्वरूप बताए थे। पहला है विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण, ठीक है, विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण है। दूसरा है प्रति पर संस्कृति ग्रहण, दूसरा हो जाएगा प्रति पर संस्कृति ग्रहण। तीसरा हो जाएगा परा संस्कृति ग्रहण, तीसरा क्या हो जाएगा? परा संस्कृति ग्रहण हो जाएगा। चौथा हो जाएगा ऐच्छिक पर संस्कृति ग्रहण, चौथा ऐच्छिक पर संस्कृति ग्रहण है, ठीक है। और पांचवा क्या हो जाएगा? सीमांत पर संस्कृति ग्रहण, सीमांत पर संस्कृति ग्रहण। और छठा हो जाएगा सुदूरवर्ती पर संस्कृति ग्रहण, सुदूरवर्तीय
पर संस्कृति ग्रहण, ये जो पर संस्कृति ग्रहण के जो स्वरूप हैं ये हर्शकोविट्स ने बताए हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर किसकी पुस्तक है? कोहेन, क्लेनॉट, एमजे सेतना, इलियट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर किसकी हो जाएगी? यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्लीनॉट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लीनॉट ने अपराध को क्या कहा था कि ये सामाजिक नियमों से जब विचलन होता है तो यह अपराध कहलाता है। ठीक है, सामाजिक नियमों से विचलन अपराध को परिभाषित करता है, अपराध कहलाता है। सेथना का क्या कहना था? सेथना कहते हैं कि अपराध वह कार्य या त्रुटि है जिसके लिए कानून दंड देता है। अपराध एक ऐसा कार्य या त्रुटि है जिसके लिए कानून दंड देता है। इलियट का क्या कहना था कि समाज विरोधी व्यवहार जो कि समूह द्वारा अस्वीकार किया जाता है और जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है वो अपराध कहलाता है। ठीक है, तो समाज विरोधी व्यवहार है अपराध जो समूह के द्वारा अस्वीकार किया जाता है, या ऐसा व्यवहार जो समाज विरोधी है जो समूह या समाज द्वारा अस्वीकार किया जाता है और ऐसे व्यवहार के लिए समूह या समाज दंड निर्धारित करता है, और ये क्या कहलाएगा? ऐसा व्यवहार क्राइम कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। ये कहना एलियट का है। नेक्स्ट है संस्कृति की लघुत्तम इकाई है। बताइए लघुत्तम इकाई क्या है? प्रति संस्कृति, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक परम तत्व। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति की लघुत्तम इकाई इनमें से कौन होगी? सही हो जाएगा सांस्कृतिक तत्व। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वयं संस्कृति की जब बात होती है तो ये संस्कृति कोई सिंगल यूनिट नहीं है, यह संस्कृति कई छोटी बड़ी इकाइयों से मिल करके बनती है। संस्कृति कई सारी छोटी बड़ी इकाइयों का योग्य है, हम ये भी इस तरीके से कह सकते हैं। और संस्कृति की जो सबसे छोटी इकाई है या लघुत्तम इकाई है वो सांस्कृतिक तत्व को बताया जाता है, जबकि संस्कृति की जो बड़ी इकाई है वो सांस्कृतिक सकुल कहलाती है। जैसे आपको कल की क्लास में भी बताया गया था कि आप पूजा को ले ले, पूजा जब आप करते हैं तो ये जो पूजा है इसे हम संस्कृति कह सकते हैं, और इसके अंतर्गत जो सांस्कृतिक तत्व होंगे फूल, प्रसाद, विशेष वस्त्र, धार्मिक क्रियाएं, ये सभी सांस्कृतिक तत्व कहलाएंगे। कई सारे सांस्कृतिक तत्व मिलते हैं तो वे क्या करते हैं? संस्कृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो ये जो अवधारणा है सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा क्लॉर्क विस्लर की है। किसकी है? क्लॉर्क विस्लर की अवधारणा है सांस्कृतिक क्षेत्र की। किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जब कोई संस्कृति जन्म लेती है तो उस संस्कृति पर उस पर्यावरण का, वहाँ के पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। हम जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं हमें वहाँ पर संस्कृति में जो भिन्नता है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे कि गुजराती संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति है ना, अलग है, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट का उसका प्रभाव पड़ता है। ये सांस्कृतिक क्षेत्र की जो अवधारणा है वो क्लॉर्क विस्लर ने दी है। प्रति संस्कृति की बात करें तो जो प्रति संस्कृति है इसे काउंटर या कॉन्ट्रा कल्चर कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रति संस्कृति है ये उप संस्कृति के विरोधी होती है। अब उप संस्कृति किसे कहा जाता है? तो जो संस्कृति है, जो मुख्य संस्कृति है उसका जब उसके अंतर्गत कोई लघु या कोई विशिष्ट संस्कृति जन्म ले लेती है तो उसको हम उप संस्कृति कहते हैं। जैसे कि इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति मुख्य संस्कृति कहलाएगी। इसके अंतर्गत पंजाबी संस्कृति, गुजराती, राजस्थानी संस्कृति, ये सभी उप संस्कृतियां कहलाएंगी। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति मुख्य संस्कृति होगी और जो पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी संस्कृति है ये उप संस्कृति कहलाएगी। प्रति संस्कृति के जो विचार होते हैं, जो उनके व्यवहार होते हैं, प्रतिमान होते हैं, ये सभी मुख्य संस्कृति के विरोधाभासी होते हैं और मुख्य संस्कृति के द्वारा भी इनका बराबर विरोध होता है। यानी प्रति संस्कृति का विरोध मुख्य संस्कृति करती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप गैंग को रख सकते हैं, अघोरी को इसमें शामिल कर सकते हैं प्रति संस्कृति के अंतर्गत। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है क्लोवॉट तथा ओलिन ने 3 प्रकार की उप संस्कृतियों की चर्चा की है, निम्न में से किसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है? यहाँ पर सही क्या होगा?
यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्रोही उपसंस्कृति होगा। डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी, ये जो बुक है वो किसकी है? क्लोवॉट एंड ओहलेन की है। और यहाँ पर डी ऑप्शन विद्रोही उपसंस्कृति की बात इन्होंने नहीं की है। इन्होंने वर्किंग क्लास यानी कि जो कामगार वर्ग है उसकी बात की थी। याद रखेंगे आप, कामगार वर्ग की बात किसने की है? क्लोवॉट ओहलेन ने की है। इन्होंने कहा था जो वर्किंग क्लास होती है उस पर सफलता प्राप्त करने के लिए सदैव हमेशा से दबाव रहता है। चूंकि अवसर उन्हें नहीं मिल पाता वर्किंग क्लास को, इस वजह से वो सफलता प्राप्त भी नहीं कर पाते और ऐसे में वो उनका विचलन होना स्वाभाविक उनमें देखने को मिलता है कि वो विचलनगामी व्यवहार करेंगे। ठीक है, और ये जो बुक है ये आप याद रखेंगे, क्लोवॉट एंड ओहलेन की है। कामगार वर्ग, वर्किंग क्लास की बात इन्होंने की है। प्रश्न है चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति क्या कहलाती है? आदर्शात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति या फिर इनमें से कोई नहीं? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आदर्शात्मक संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था, जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। किस पुस्तक में दिया? बुक का नाम क्या है? सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। ठीक है, 1937 में आती है। इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है और इनका ये जो सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये संस्कृति केंद्रित है और इन्हें सांस्कृतिक निर्धारणवादी कहा जाता है। सांस्कृतिक निर्धारणवादी कौन है? सोरोकिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसाव्यवी है, संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? हर्शकोविट्स, क्रोबर, एस.सी. दुबे, लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसाव्यवी है, संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख इनमें से किसके द्वारा किया गया है? हर्शकोविट्स, क्रोबर, एस.सी. दुबे, लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? क्रोबर होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्रोबर संस्कृति को अधिवैतिक क्यों कहते हैं? देखिए, कोई भी संस्कृति हो, संस्कृति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। ठीक है, संस्कृति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है बल्कि ये पूरे समाज या पूरे समूह की होती है। क्योंकि संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने ही किया है, पर किसी भी संस्कृति पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। यह संपूर्ण समूह की जो संस्कृति है यह पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है। परंपराएं, प्रथाएं हैं, जो हमारी रूढ़ियां, मूल्य हैं, इन सभी का निर्माण व्यक्ति ने ही किया है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है, सबने मिलकर किया है। तो ये संपूर्ण समाज द्वारा निर्मित होती है। संस्कृति अनेक व्यक्तियों की अंतरक्रियाओं, विचार विमर्श, विचार विनिमय के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये हस्तांतरित होती रहती है। इस वजह से क्रोबर ने संस्कृति को अधिवैतिक कहा है। अधिसाव्यवी का मतलब इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्रकृति की घटनाएं होती हैं उन्हें 3 वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। असाव्यवी, जो कि जिसमें प्राण और जीवन नहीं होता है। साव्यवी, जिसमें जीवन होता है, सभी प्राणी इसमें साव्यवी कहलाएंगे। ठीक है, व्यक्ति जिसने स्वयं संस्कृति का निर्माण किया है, उस व्यक्ति में कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं जिस वजह से उसने कल्चर का निर्माण किया, वो कल्चर का निर्माण कर पाया, और ये जो क्षमताएं होती हैं वो साव्यवी कहलाती हैं। इसमें से कुछ वस्तुओं का निर्माण जो हुआ होता है वे साव्यवी से ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस वजह से हम उसे अधिसाव्यवी कहते हैं। तो संस्कृति को अधिवैतिक एवं अधिसाव्यवी किसने कहा है? क्रोबर ने कहा है। यहाँ पर बी सही हो जाएगा।
प्रश्न है इनमें से कौन सा सही है। समाज अमूर्त है जबकि समिति मूर्त, समाज स्थायी है जबकि समिति अस्थायी, समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों संभव है लेकिन समिति में केवल सहयोग ही संभव है। उपर्युक्त सभी यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सभी सही हैं। ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसने वर्ग विश्लेषण के लिए संपत्ति के 4 रूपों का वर्णन किया है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, बोर्दियो, डेनियल बेल, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा, इनमें से किसने वर्ग विश्लेषण के लिए संपत्ति के 4 रूपों का वर्णन किया है। बोर्दियो ने किया है। पहली हो जाएगी आर्थिक संपत्ति, दूसरी हो जाएगी सामाजिक संपत्ति, तीसरी हो जाएगी सांस्कृतिक संपत्ति, चौथी हो जाएगी प्रतीकात्मक संपत्ति। ठीक है, ये 4 प्रकार बोर्दियो ने बताए हैं। इसके अलावा बोर्दियो की कुछ अवधारणाएं हैं, वो कौन कौन सी है। पहली हो जाएगी इनकी सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा। ठीक है, सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा। दूसरी हो जाएगी सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन हो जाएगा सांस्कृतिक संरचनावाद। ठीक है, सांस्कृतिक संरचनावाद हो जाएगा। वर्ग संस्कृति की बात की है इन्होंने, वर्ग संस्कृति और सामाजिक पुनरुत्पादन। प्रभुत्व संस्कृति की भी बात इन्होंने की है। ठीक है, याद रखेंगे प्रभुत्व संस्कृति की बात किसने की है, बोर्दियो ने की है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सांस्कृतिक पूंजी हो जाएगा सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक संरचनावाद, वर्ग संस्कृति, सामाजिक पुनरुत्पादन और प्रभुत्व संस्कृति की बात किसने की है, बोर्दियो ने की है। देखिए, जो यहाँ पर सांस्कृतिक संरचनावाद है वो किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बोर्दियो का। भाषाई संरचनावाद का कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, सोसरे का। केवल संरचनावाद की बात किसने की है, लेवी स्ट्रॉस ने की है। संरचनाकरण की बात किसने की है, एंथोनी गिडेंस ने की है। कंफ्यूज नहीं होंगे, सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा बोर्दियो की है, भाषाई संरचनावाद की अवधारणा सोसरे की है, केवल संरचनावाद का जो कॉन्सेप्ट है वो लेवी स्ट्रॉस का है और संरचनाकरण की जो अवधारणा है वो एंथोनी गिडेंस ने दी है। यहाँ पर वर्ग संघर्ष नहीं है, वर्ग संस्कृति की बात हो रही है जो कि बोर्दियो ने दी है। प्रभुत्व जाति या प्रभुत्व व्यक्ति नहीं है, प्रभुत्व संस्कृति की बात किसने की है, बोर्दियो ने की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है समाजशास्त्री भाषा में एक संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है, यह किसका मत है। जॉनसन, आर.के. मर्टन, मैक्स वेबर, दुर्खीम, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्री भाषा में एक संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है, यह किसका मत है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जॉनसन हो जाएगा। जॉनसन, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। संस्था के विकास की बात किसने की है, समनर। संस्था के विकास की बात किसने की है, समनर ने की है। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसकी है, संपूर्ण संस्था की, गॉफमैन। संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था या टोटल इंस्टीट्यूशन आप कह लें तो ये इनका हो जाएगा। फिर इसके अलावा द्वितीयक संस्था, द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसकी हो जाएगी, पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स की हो जाएगी। संस्थाकरण की अवधारणा किसकी हो जाएगी, ये भी पार्सन्स की हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखें, एक साथ सारी हो जाएंगी। संस्था के विकास की अवधारणा समनर की हो जाएगी, संपूर्ण संस्था की अवधारणा गॉफमैन, द्वितीयक संस्था की अवधारणा पार्सन्स और संस्थाकरण की अवधारणा पार्सन्स ने दी हुई है। नेक्स्ट है
नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है, बल्कि जाने वालों की अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है। यह कथन इनमें से किसका है? एडरसन, लुइस वर्थ, बर्गेल, ए.आर. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुई वर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नगरीकरण किसे कहते हैं? श्रम गांवों की नगरों में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, श्रम गांवों से नगरों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो नगरीकरण कहलाती है। और इन्होंने 3 तत्व बताए हैं नगरीकरण के। पहला क्या हो जाएगा? जनसंख्या आकार जो है वो हो जाएगा। दूसरा जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व है। और फिर जनसंख्या विषमता, जनसंख्या की जो विषमता है वो हो जाएगी। ये 3 तत्व नगरीकरण से संबंधित लुइस वर्थ ने बताए हैं। बर्गेल क्या कहते हैं नगर के बारे में? कि हम उस बस्ती को नगर कहते हैं जहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि कार्यों के अलावा अन्य कार्यों को करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। इस तरीके से नगर को परिभाषित बर्गेल ने किया है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया? ए.आर. देसाई, एस.सी. दुबे, ऑस्कर लेविस या फिर उपयुक्त सभी? यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, जबकि नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो। यह किसका कहना है? सिम्स, रॉस, बोगार्डस, जिमरमैन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो। इनमें से यह किसका कहना है? सही हो जाएगा रॉस। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। सिम्स का क्या कहना था कि जीविकोपार्जन की 2 मौलिक रूप से अलग रीतियों ने, कौन सी है? जो जीविकोपार्जन की एक कृषि है और कृषि कार्य, और दूसरा अन्य कृषि को कार्य के अलावा जो अन्य कार्य हैं, इन 2 जो रीतियां हैं उन्होंने ग्रामीण और नगरीय संसार को अलग अलग कर दिया है। जीविकोपार्जन की 2 मौलिक रूप से अलग अलग रीतियों ने ग्रामीण और नगरीय संसार को अलग कर दिया है, यह कहना सिम्स का है। सोरोकिन एंड जिमरमैन क्या कहते हैं कि जो ग्रामीण समुदाय है, रूरल कम्युनिटी है, ये एक घड़े में शांत जल के समान है, और जो नगरीय समुदाय है यह केतली में उबलते हुए पानी की तरह है। इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? सोरोकिन एंड जिमरमैन ने किया है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। प्रश्न है, एक समूह जो एक व्यक्ति को एक ही समय में अन्य समान समूहों में सम्मिलित होने की इजाजत नहीं देता है, वह कहलाता है नियोजी समूह, अंतः समूह, बंद समूह या फिर समवेत समूह। एक ऐसा समूह जो एक व्यक्ति को एक ही समय में अन्य समान समूहों में सम्मिलित होने की इजाजत नहीं देता है, उसे हम क्या कहेंगे? बंद समूह कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आ जाएगा। कास्ट सिस्टम इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, यह कहना किसका है कि परिवार समाज की कोशिका है? परिवार को समाज की कोशिका इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, ए.एम. शाह, लूसी मेयर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार समाज की कोशिका है, यह किसका कहना है? स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, ए.एम. शाह, लूसी मेयर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। अच्छा, अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन थे। ठीक है, सेंट साइमन इनके गुरु थे अगस्त कॉम्ट के, और इन्होंने विज्ञान का वर्गीकरण दिया था। ठीक है, विज्ञान का वर्गीकरण दिया था अगस्त कॉम्ट ने। सबसे पहले किसे रखा? गणित शास्त्र, फिर उसके बाद खगोल शास्त्र, फिर उसके बाद किसे रखते हैं? फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, उसके बाद रसायन शास्त्र, फिर उसके बाद जीव विज्ञान, और फिर लास्ट में समाज शास्त्र की बात करते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है जो कि अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है, और अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं,
1838 में 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था। इससे पहले जो सोशल फिजिक्स है, सामाजिक भौतिकी है, इस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था अगस्त कॉम्ट ने। नेक्स्ट है सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? परंपरागत क्रिया, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया या प्रभावात्मक क्रिया दी गई हैं। इनमें से सही क्रम में लगाना है। सही क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए यहाँ पर द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। अपने इस पुस्तक में मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की बात की थी। इन्होंने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए इन्होंने दो पद्धतियों की बात की थी। एक व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ है, दूसरा आइडियल टाइप है, आदर्श प्रारूप है। अपनी इस पुस्तक में ही इन्होंने सामाजिक क्रिया की बात की है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा द सिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी भी इनकी पुस्तकें हैं। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित पुस्तकों में से किस पुस्तक में संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? अब यहाँ पर ह्यूमन सोसाइटी, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, द अमेरिकन सोल्जर, द सोशल ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है। किस पुस्तक में सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप संदर्भ समूह इस शब्द का प्रयोग किया गया? रेफरेंस ग्रुप संदर्भ समूह को हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है? जब सोशल ग्रुप की यानी कि सामाजिक समूह की जब क्लासेस हुई थी, वहां पर समूह से संबंधित सभी अवधारणाओं को कंप्लीट कराया गया था। एमसीक्यूज भी सॉल्व कराए गए थे, उसी के साथ में कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी बात हुई थी। द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। और ये बुक आती है 1942 में। ये किसकी है? हाइमन की है। ठीक है, हाइमन की ये पुस्तक है, ये आप याद रखेंगे। और इन्होंने क्या कहा था संदर्भ समूह के बारे में कि मानवीय व्यवहार व्यक्तित्व, मानवीय व्यवहार के लिए मानवीय व्यवहार के व्यक्तित्व में कुछ गैर सदस्य समूह होते हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसी को इन्होंने क्या कहा था? संदर्भ समूह कहा था। मानवीय व्यवहार व्यक्तित्व हो सकता है, पर्सनैलिटी हो सकती है, उसमें कुछ गैर सदस्य समूहों का योगदान होता है, उसी को ही इन्होंने संदर्भ समूह कहा था। इसके अलावा समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है। और इन्होंने संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार बताए थे। ठीक है, एक तो आकांक्षा बताया था और दूसरा तुलनात्मक अभाव बोध बताया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा हाइमन, मर्टन, इनके अलावा न्यूकॉम ने, ऑटो क्लाइनबर्ग ने, स्टॉफर ने भी संदर्भ समूह की बात की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक खेतीहर समाज से संबंधित नहीं है? आर्थिक जनसंख्या, उच्च प्रजनन, हथौड़ा का प्रयोग, विषमता। खेतीहर समाज से संबंधित नहीं है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर विषमता हो जाएगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसी जाति को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार इनमें से किसका है? भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, आयोग का या फिर कल्याण मंत्रालय का? किसी जाति को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार इनमें से किसका है? भारत के राष्ट्रपति पर है, उनके पास है ये अधिकार। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के बीच संबंधों से, सामाजिक संस्थाओं से या फिर विकल्प बी और सी दोनों से? सही क्या होगा? समाज का निर्माण इनमें से किसके द्वारा होता है बताइए? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए
मानवीय आवश्यकताएं कई तरह की होती हैं, ठीक है, और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। चूंकि वह अकेला नहीं कर सकता लेकिन उन्हें अपनी नीड्स पूरी करनी है, इसके वजह से इस कारण वो अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है, संपर्क में आएगा, उनसे अंतरक्रियाएं करता है, और ये जो अंतरक्रियाएं होती हैं जब निरंतरता का रूप ले लेती हैं, बार बार अंतरक्रियाएं होती हैं, तो ये सामाजिक संबंधों का निर्माण करती हैं, ठीक है। अंतरक्रियाओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। चूंकि समाज है क्या, सामाजिक संबंधों का जाल है। यहाँ पर क्या होगा, व्यक्तियों के बीच संबंध होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठक्कर बाबा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने किसके लिए कार्य किया, आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या फिर मुस्लिम। सही क्या हो जाएगा, और ठक्कर बाबा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे बात। यहाँ पर आदिवासी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, आदिवासी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। वेरियर एल्विन ने आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा, पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया था इनके लिए। इसके अलावा हट्टन, ठीक है, हट्टन की जब बात आती है तो इन्होंने आदिम जाति कहा, और एलपी विद्यार्थी, ठीक है, एलपी विद्यार्थी ने इन्हें क्या कहा था, गिरिजन या गिरिधन, ठीक है, गिरिजन या गिरिधन शब्द का प्रयोग किया था एलपी विद्यार्थी ने। हट्टन ने आदिवासियों के लिए आदिम जाति का प्रयोग किया, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए घुरिये ने पिछड़े हिंदू, वेरियर एल्विन ने वनवासी शब्दों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषक की संकल्पना की निरूपक विशेषता नहीं है, वे लघु उत्पादन है, वे प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं, वे अपने स्वयं के और परिवार के श्रम से उत्पादन करते हैं, उनकी राज्य केंद्रित समाज में विशेषाधिकार स्थिति होती है। यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। कृषक समाज की अवधारणा किसकी थी, रॉबर्ट रेडफील्ड की थी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, समाज का दो प्रकारों में वर्गीकरण अर्थात लोक समाज और नगरीय समाज में इनमें से किसके द्वारा किया गया, दुर्खीम, रॉबर्ट रेडफील्ड, टॉनीस, स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही क्या होगा, यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, लोक समाज जिसमें हमें वैयक्तिक संबंध देखने को मिलते हैं, सजातीयता, अशिक्षित लोग होते हैं। नगरीय समाज की बात की जाए तो उनमें क्या होगा, अवैयक्तिक संबंध, औपचारिक व्यवहार होगा, अत्यधिक विषमता देखने को मिलेगी, जो जनघनत्व होगा वो ज़्यादा होगा, दिखावापन की जो भावना होती है वो पाई जाएगी। यहाँ पर लोक समाज और नगरीय समाज की बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की थी, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो रॉबर्ट रेडफील्ड का हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र ऐसी विषमता का वर्णन करता है जो डैश को अग्रभाग में रखती है, व्यक्तित्व, अनूठी सामाजिक घटनाएं, सामाजिक अंतरक्रिया, संस्कृति। यहां पर सही क्या होगा, राइट आंसर यहां पर क्या होगा, संस्कृति होगा, ठीक है, संस्कृति होगा, ऑप्शन डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार मानव की प्रच्छन्न क्षमता कार्य रूप में परिणाम होती है जब लोकतंत्र संस्थानीकृत होता है, उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में, पूंजीवादी अवस्था में, आदिकालीन अवस्था में। यहाँ पर उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में होगा, बी यहाँ पर सही होगा, विकल्प बी यहाँ पर होगा राइट। प्रश्न है, यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध या फिर आंशिक सहसंबंध। राइट आंसर यहाँ पर नकारात्मक सहसंबंध होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, नारीवादी ज्ञानवाद ऐसी अवधारणा है जो डैश सिद्धांत पर आधारित है, समाजशास्त्र और नारीवाद के बीच अंतर, व्यवसाय का नारीवादीकरण,
यौनात्मकता, भावात्मक संबंधों पर बल देते हुए महिला के अपने अनुभव और स्थान का प्रतिबिंबन। यहां पर सही क्या होगा? डी यहां पर होगा, राइट। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, वोट बैंक की परिकल्पना किसने दी? रजनी कोठारी, एमएन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एआर देसाई। यहां पर ऑप्शंस है। वोट बैंक का कॉन्सेप्ट किसका है? एमएन श्रीनिवास। एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। एमएन श्रीनिवास की बात की जाए तो इनकी जो और अवधारणाएं हैं, जैसे कि संस्कृतिकरण की अवधारणा है, पश्चिमीकरण की अवधारणा है, आधुनिकीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, ये सभी एमएन श्रीनिवास के द्वारा दी गई हैं। और इनकी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, दो हैं, एक तो प्रभुत्व जाति और दूसरी संस्कृतिकरण। इन दोनों पर ही क्लासेस ली जा चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर एमएन श्रीनिवास के महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से मिल जाएगा। दोनों की ही अलग अलग क्लासेस ली गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इनके कॉन्सेप्ट्स, इन्हें जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, सामाजिक क्रिया और प्रतिक्रिया व्यष्टि स्तर पर आत्म के संगठन से किसका सरोकार था? मीट, गॉफमैन, बर्जर या फिर लकमैन? बताइए यहां पर सही क्या होगा? बर्गर ली। बताइए यहां पर राइट क्या होगा? राइट क्या होगा यहां पर? मीड है। ठीक है, मीड है, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। आइए यहां पर देखते हैं। प्रश्न है, नृजाति वैज्ञानिक निम्न में से इच्छुक होते हैं? यहां पर सही होगा, कलापूर्ण प्रणालियां जो दोनों प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं। डी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहां पर राइट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? यहां पर राइट क्या होगा? ऑप्शन है, एकमात्र भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, एक वाणिज्य अर्थव्यवस्था, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था या फिर एक कृषि कार्य अर्थव्यवस्था। उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण पूछा जा रहा है। यहां पर सी यहां पर राइट होगा, एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था होगा। ठीक है, प्रश्न है, शक्तिशाली अथवा सर्वशक्तिमान अलौकिक सत्ता की कल्पना ही धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है या किसका कहना है? शक्तिशाली अथवा सर्वशक्तिमान अलौकिक सत्ता की कल्पना ही धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है या किसका कहना है? टाइलर, पार्सन्स, जॉनसन, दुर्खीम। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर टाइलर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइलर की एक पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर। ठीक है, प्रिमिटिव कल्चर इनकी पुस्तक है। इसके अलावा इन्होंने जो धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत था वो जीव आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था और धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप बताया था दुर्खीम ने, वो टोटेमवाद को बताया था। यहां पर प्रश्न है, धर्म भावात्मक सामाजिक क्रिया की परिणति है, यह तर्क किसका है? मेलानोव्स्की, मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, बोटोमोर। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। धर्म भावात्मक सामाजिक क्रिया की परिणति है, यह किसका कहना है? राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि आस्था धर्म का ज्ञानात्मक पक्ष है? धार्मिक आस्थाएं विश्वास पर आधारित होती हैं, ना कि अनुभवों पर। किंग्सले डेविस, दुर्खीम, सीमेल, मेलानोव्स्की। यहां पर ऑप्शंस है। राइट क्या हो जाएगा? आस्था धर्म का ज्ञानात्मक पक्ष है, धार्मिक आस्थाएं विश्वास पर आधारित होती हैं, ना कि अनुभवों पर। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे पूंजीपति जो स्वतंत्र उद्यमी है उन्हें क्या कहा जाता है? बुर्जुआकरण, पूंजीपति, पतित बुर्जुआ या फिर बुर्जुआ? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? पतित बुर्जुआ। और यह अवधारणा किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की यह अवधारणा है।
नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम होता है स्वयं में वर्ग, श्रम विभाजन, स्वयं के लिए वर्ग, नेतृत्व का विकास। बताइए। देखिए, मार्क्स ने दो वर्गों की बात की थी, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति जिसके पास उत्पादन के साधन, उत्पादन की शक्तियां, पद्धतियों पर नियंत्रण है। दूसरा श्रमिक वर्ग है जिसके पास उसका श्रम है केवल, और इसका फायदा पूंजीपति उठाता है, उनसे 9-9, 8-8 घंटे काम करता है, उनका शोषण करता है श्रमिकों का, उनकी मेहनत के अनुसार जितना उनका वेतन होता है वो नहीं देता है। यहाँ तक कि जो सरप्लस वैल्यू है, अतिरिक्त मूल्य है, वो भी पूंजीपति ही लेता है पूरा, उसको भी उनमें कुछ % भी नहीं देता है। तो इस तरीके से वो शोषण करता है। यहाँ तक को तो जो वर्ग था श्रमिक का वो स्वयं में वर्ग था, लेकिन जब उनमें श्रमिकों में ये चेतना आती है कि जो पूंजीपति है वो उनका शोषण कर रहा है और उसके विरुद्ध क्या करना है, उन्हें विरोध करना है, संघर्ष करना है, तो ये जो श्रमिकों में वर्ग था, स्वयं में वर्ग था, ये स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वयं के लिए वर्ग। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर वे पूंजीपति के विरुद्ध विद्रोह करेंगे, संघर्ष करेंगे। कार्ल मार्क्स कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप पूंजीवादी जो समाज है, जब विद्रोह होगा, संघर्ष होगा, उसके बाद पूंजीवादी समाज का अंत हो जाएगा और उसके स्थान पर एक नए समाज का उदय होगा। उस समाज में कोई वर्ग व्यवस्था नहीं होगी। चूंकि वर्ग व्यवस्था नहीं होगी तो कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा, ऊंच नीच की जो भावना है वो नहीं होगी, पूंजियों पर जो नियंत्रण है, संपत्ति उत्पादन के साधनों पर जो नियंत्रण है वो कुछ वर्गों का नहीं होगा। ठीक है, असमानता नहीं देखने को मिलेगी और इस नए समाज का नाम कार्ल मार्क्स समाजवाद देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट है ये, मानव समाज के विकास का सही अवस्थाओं का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए शिकार करना और जो खाद्य संकलन था वो हो जाएगा, हो कल्चर, पशुपालन, हल और पालतू पशुओं पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था और आधुनिक औद्योगिक पूंजीगत उत्पादन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।